हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट मैथ के बारे में बात करेंगे। आइए, सीए फाउंडेशन में जो सब्जेक्ट मैथ है वो टोटल जो उसका मार्क्स होता है वो 100 का होता है। ठीक है, इस 100 मार्क्स के लिए आपको तीन पार्ट में पढ़ना होता है। पार्ट ए में आप पढ़ते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। आप पार्ट ए में पढ़ते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। पार्ट बी में आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है और पार्ट सी में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये बिजनेस मैथमेटिक्स जो होता है वो टोटल 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं और स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को पढ़ेंगे। जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। आइए, सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस मैथमेटिक्स में कितने पार्ट हैं, कितने चैप्टर हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स की, तो बिजनेस मैथमेटिक्स में जो पार्ट ए है बिजनेस मैथमेटिक्स, ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स है इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। पहला जो चैप्टर है उसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम पढ़ना है। दूसरा जो है वो इक्वेशन का चैप्टर है, इसमें इक्वेशन के बारे में जानना है। तीसरा जो चैप्टर है वो इन इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है। फोर्थ जो चैप्टर है वो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। फिफ्थ में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 6 में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ना है। जो चैप्टर 7 है वो बिजनेस मैथमेटिक्स का ही सब चैप्टर है। चैप्टर जो 7 है वो है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। और जो चैप्टर 8 है वो कैलकुलस का है और वो भी विदाउट ट्रिगोनोमेट्री, यानी इसमें कैलकुलस में ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट को नहीं पढ़ना है। यही 8 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है और इसी 8 में से आपको टोटल 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी अगर हम लोग डिवाइड कर दें हर चैप्टर पे तो 5 नंबर अप्रॉक्स ही पूछा ही जाता है। 5 नंबर इससे भी, 5-6 नंबर इससे भी, मतलब सबसे अप्रॉक्स, मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो 5 नंबर, किसी से एक कम हुआ तो किसी में एक ज़्यादा हो गया। लेकिन थोड़ा सा कुछ जो चैप्टर हैं जिनका मार्क्स के बेसिस पे इनका वेट ज़्यादा है, जैसे टाइम वैल्यू एंड मनी, ये करीब 8 से 10 नंबर के, कभी कभी तो 12 नंबर तक के पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से फिक्स होता है क्वेश्चन, तो हर चैप्टर से, जितने भी चैप्टर है क्वेश्चन हर चैप्टर से होता है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल सारे चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनका वेटेज थोड़ा इक्वेशन का वेटेज कम होता है, रेशियो का भी कम होता है, इनइक्वालिटीज़ का भी, टाइम वैल्यू का ज़्यादा होता है, परमुटेशन, सीक्वेंस, सेट रिलेशन, ये सबों का ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम लोग को पूरा थ्रूली सारा को 100% कंप्लीट करना है। जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एडिशनल जो क्वेश्चन दिया हुआ है या एग्जाम्पल है, अगर सब हम लोग बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। जो पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है, चैप्टर 1 जो है वो है रेशियो
एंड प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम। चलिए, ये 4 चैप्टर से बन के बना हुआ है। एक रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। अब ये 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडिसेस। इंडिसेस को आप लोग एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। अब ये तीनों जो चैप्टर हो गया वो आप 10 के अंडर में ही पढ़ते हैं। 8, 9 में, 7 में रेशियो पढ़ना था, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, एक्सपोनेंट पढ़ना था। लॉगरिथम जो आपको पूछा जाएगा, ओनली लॉगरिथम का सिर्फ बेसिक पूछा जाता है, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन नहीं पूछा जाता है, लॉगरिथम का जो बेसिक होता है वही आपसे पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हैं। एवरीडे आपको 2 आवर्स की पढ़ाई करनी है। मैथ जो आप टोटल जो अपना रूटीन बनाते हैं, उस रूटीन में आपको 2 आवर्स मैथ के लिए बनाना, टाइम देना होगा। अगर आप एवरीडे 2 आवर्स देते हैं तो आप एग्ज़ाम में तो पास होइएगा ही, अच्छे तरीके से मैथ को भी सीख लीजिएगा। आइए, सबसे पहले हम लोग एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो रेशियो को कवर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम को भी कंप्लीट करेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग रेशियो के बारे में जानते हैं। रेशियो होता क्या है? रेशियो होता क्या? तो रेशियो जो होता है वो कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होता है। यानी रेशियो में हम लोग 2 सिमिलर टाइप के क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, या 2 से ज़्यादा भी क्वांटिटी को कंपेयर किया जा सकता है। यानी रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 और more same kind of quantity by division। चलिए, रेशियो क्या है जी? कंपैरिजन है। रेशियो क्या है? कंपैरिजन है 2 और मोर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी का। अगर एक ही तरीके का क्वांटिटी है तो जब आप उसे कंपेयर कीजिएगा तो वो रेशियो बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में 2 पर्सन हैं ए और बी, इनका वेट है 100 kg और इनका वेट है 80 kg। अब इनको कंपेयर किया जाए तो जब हम लोग रेशियो में कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से रेशियो में हम लोग लिख देते हैं। ये 100:80 पढ़ा जाता है इसको। ये हम लोग ए और बी के वेट का कंपेयर किए यहाँ पे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 5:4। ये अब 2 आदमी के, देखिए ये कंपेयर कब किया गया? जब ये दोनों का यूनिट सेम है, केजी है। क्योंकि जब आपने यहाँ पे देखा कि रेशियो कंपैरिजन है लेकिन 2 और मोर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी का, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। अगर सेम नहीं रहता, अगर मान लेते हैं कि केजी और मीटर में कंपेयर किया जा सकता है, नहीं। मीटर और आप लीटर में कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। किलोमीटर और लीटर में कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। किलोमीटर और केजी में कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी नहीं है। तो जब भी आप कंपेयर कीजिएगा तो क्वांटिटी सेम तरीके का होना चाहिए, यानी जो यूनिट होना चाहिए वो सेम। जैसे आप मान लेते हैं 40 आवर और 1 डे का कंपेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट यहाँ पे सेम नहीं। अगर सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर हम लोग इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं तब आसानी से हम लोग कंपेयर इसका कर सकते हैं। जैसे ये 40 आवर है और ये 1 डे है तो 24 आवर। अब दोनों आवर में जैसे ही हो गया तो तब आप जा कर के इसका कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 40:24 लिख सकते हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करना चाहिएगा तो 4 से ये 8 से 5 टाइम में और 8 से 3 टाइम में। अच्छा, रेशियो जब भी होता है तो वो यूनिट फ्री होता है। यूनिट फ्री रेशियो जब भी होता है वो यूनिट फ्री होता है। यानी देखिए, जब आप हम क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वांटिटी दिए थे, तब तो यूनिट के साथ, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी देंगे तो उसके साथ यूनिट होगा। लेकिन जब हम लोग रेशियो में लिखेंगे
तब उसमें यूनिट नहीं लिखा जाता, वो यूनिट फ्री। रेशियो इज यूनिट फ्री। रेशियो हमेशा क्या होता है, यूनिट फ्री होता है। तो आप समझ गए रेशियो क्या होता है। रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ टू और मोर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी बाय डिवीजन। यानी रेशियो कंपेरिजन है, किसका कंपेरिजन है जी, टू और मोर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी का। अगर आपके पास दो सेम काइंड का क्वांटिटी है या दो से ज़्यादा सेम काइंड की क्वांटिटी है, तब आप उसको रेशियो में लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि रेशियो हमने लिखा, कंपेयर किया सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी का, जैसे A:B, ये लिखा जाता है इसको अगर हम पढ़ेंगे तो A:B पढ़ेंगे। क्लियर। लिखा है A कॉलम B और हम लोग इसको पढ़ेंगे A:B। यहाँ जो A होता है, अगर रेशियो का जो फर्स्ट टर्म A जो है वो फर्स्ट टर्म है, A को हम लोग क्या बोलेंगे जी, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, या एंटीसीडेंट बोला जाएगा। A को फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट बोला जाएगा और B को सेकेंड टर्म या कंसिक्वेंट। क्लियर। फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, पहला वाले टर्म को क्या नाम है, एंटीसीडेंट, और सेकेंड जो टर्म है उसका एक और नाम है कंसिक्वेंट। क्लियर। यानी A को हम लोग यहाँ पे एंटीसीडेंट बोलेंगे और B को यहाँ पे कंसिक्वेंट बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 4:7, यहाँ कंसिक्वेंट क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, कंसिक्वेंट अगर आपसे कोई पूछ दे आप क्या जवाब दीजिए, 7 यहाँ कंसिक्वेंट है, और एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट आपका 4 है। क्लियर। यानी फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकेंड टर्म को कंसिक्वेंट कहते हैं। क्लियर। अब आइए कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। रेशियो में पहला बताएं कि इसमें कभी यूनिट नहीं लिखा जाता है। रेशियो कंपेरिजन है टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी का। सेम काइंड तो होना चाहिए, लेकिन जब जैसे ही हम लोग रेशियो के टर्म में लिख देंगे तो उसे हम लोग उसमें फिर हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे। आइए रेशियो, अगर आपके रेशियो में सिर्फ दो ही क्वांटिटी है, दो टर्म है, तो आप उसे रेशियो को, जैसे A:B दिया हुआ है, आप इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में A/B लिख सकते हैं या डिवीज़न के फॉर्म में A/B लिख सकते हैं। क्लियर। ये कोई अलग नहीं है, तीनों बात बराबर है। अब जब रेशियो दिया हुआ है, रेशियो के बोथ टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। रेशियो का जो दोनों टर्म है, जिसे पहला टर्म को एंटीसीडेंट और दूसरे टर्म को कंसिक्वेंट कहते हैं, ये दोनों टर्म में आप सेम नॉन जीरो नंबर, यानी जीरो को छोड़ करके जो नंबर होगा उससे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल है, अगर 3:5 है, हम 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 5 में भी 2 से। देखिए जीरो को छोड़ करके कोई भी सेम नंबर से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा। 6:10 जो आया वो इक्विवेलेंट रेशियो आ गया, वो इसी रेशियो 3:5 के बराबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1:10 है, 1:10 है, हम 1 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 में भी 5 से मल्टीप्लाई। देखिए दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए तो जो मेरा रेशियो आएगा वो इक्विवेलेंट रेशियो आएगा। क्या आएगा, इक्विवेलेंट, यानी कोई रेशियो चेंज नहीं हुआ। यानी दोनों टर्म में सेम नॉन जीरो नंबर, यानी जीरो को छोड़ करके कोई भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। क्लियर। या डिवाइड भी करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या रेशियो के यूनिट बदल देने से रेशियो चेंज हो जाती है। अगर मान लेते हैं कि A:B है और हम लिख दिए B:A, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? तो हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि टर्म चेंज करने से रेशियो चेंज हो जाता है। यानी
रेशियो में उसका टर्म इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप 4:5 लिखे हुए हैं और 5:4 कर दिएगा, ये दोनों अलग अलग रेशियो हैं। दोनों क्या है जी? अलग अलग। ये कभी भी इक्वल नहीं है। इसमें रेशियो में टर्म इम्पॉर्टेंट होता है। आइए अब हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, टाइप्स के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्वर्स रेशियो की। इन्वर्स रेशियो क्या होता है? इन्वर्स रेशियो, आइए अगर A:B आपका कोई रेशियो है, इसका अगर इन्वर्स रेशियो आप कहते हैं, इन्वर्स रेशियो ऑफ A:B = B:A, यानी जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको सेकंड प्लेस पे लेके चले जाइए और सेकंड जो टर्म है उसको फर्स्ट प्लेस पे लेकर के आ जाइए, तो वो बन जाता है इन्वर्स रेशियो। जैसे इन्वर्स रेशियो, एग्जांपल, इन्वर्स रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 का इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5। क्लियर है? अगर हम लोग इन्वर्स रेशियो 5:3 निकालते हैं तो वो बन जाता है 3:5। क्लियर? यानी फर्स्ट टर्म को सेकंड प्लेस पे और सेकंड प्लेस को फर्स्ट टर्म पे रखना है आपको। क्लियर? सेकंड टर्म कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट टर्म के जगह पे, और फर्स्ट टर्म कहाँ चला जाएगा? सेकंड टर्म के। तो ये इन्वर्स रेशियो बन जाता है। क्लियर? इन्वर्स रेशियो में कोई दिक्कत नहीं, रेशियो को केवल टर्म को चेंज कर दीजिए, वो इन्वर्स बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी एंड लेस इनइक्वालिटी। अगर रेशियो का पहला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म, एंटीसीडेंट जिसको कहते हैं, अगर वो बड़ा है तो वो ग्रेटर इनइक्वालिटी हो गया। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे 9:4 देते हैं। अगर पहला टर्म बड़ा है तो वो ग्रेटर इनइक्वालिटी कहलाएगा। अगर A:B where A is greater than B, then it is called greater इनइक्वालिटी। अगर A:B एक रेशियो है जहाँ पहला टर्म बड़ा है, तब उसे हम लोग ग्रेटर इनइक्वालिटी कहते हैं। लेकिन अगर पहला टर्म छोटा हो गया, जैसे 4:9 हो गया, पहला टर्म क्या है जी? एंटीसीडेंट जो है वो छोटा है और कंसिक्वेंट बड़ा है, तब इसे हम लोग लेस इनइक्वालिटी कहते हैं। यानी ग्रेटर इनइक्वालिटी कब होगी? जब फर्स्ट टर्म बड़ा होगा और सेकेंड टर्म छोटा होगा। और लेस इनइक्वालिटी कब होगी? जब फर्स्ट टर्म छोटा होगा और सेकेंड टर्म बड़ा होगा। क्लियर? तो ये ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेस इनइक्वालिटी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इसको भी पूछ देता है कि ये जो रेशियो है वो कैसा इनइक्वालिटी है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, या तो वो ग्रेटर इनइक्वालिटी होगा, नहीं तो वो लेस इनइक्वालिटी होगा। अब आइए कंपाउंड रेशियो। अब कंपाउंड रेशियो क्या होता है? आइए देखिए, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, अगर दो रेशियो दिया हुआ A:B एंड C:D, अगर आपके पास A:B एंड C:D दो रेशियो होता है, तो आप दोनों के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों के सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई, और उसका जो रेशियो आएगा वो कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। कंपाउंड रेशियो अगर लिखना है तो आप दोनों के एंटीसीडेंट, दोनों जो रेशियो है उनके एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। A:C B:D, ये दोनों का जो सेकेंड टर्म है कंसिक्वेंट है B और D, पहला वाला रेशियो में B कंसिक्वेंट है और दूसरे वाले में D, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनका जो रेशियो बना इसी को हम लोग कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। ठीक है? जैसे कंपाउंड रेशियो ऑफ
2:3 एंड 4:5। अब 2:3 और 4:5 का अगर हम कंपाउंड रेशियो निकालें तो क्या होगा कंपाउंड रेशियो जी? एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का जो एंटीसीडेंट है फर्स्ट टर्म उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 4 दोनों का जो सेकेंड टर्म है 3 और 5 जिसे हम कंसिक्वेंट भी बोलते हैं उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 5, और उनका जो रेशियो आया उसे हम लोग कंपाउंड रेशियो कहते हैं। क्लियर? कंपाउंड रेशियो में कोई दिक्कत नहीं। जब दो रेशियो दिया हुआ रहे और आपसे अगर कंपाउंड रेशियो पूछा जाए तो दोनों के फर्स्ट टर्म को यानी एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों के कंसिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो रेशियो आएगा वो आपका कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। क्लियर? अब कंपाउंड रेशियो देखिए, अगर दो एक ही जैसे रेशियो के दो सेम रेशियो का अगर हम लोग कंपाउंड करते हैं, जैसे हमारे पास दो सेम रेशियो है A:B एंड A:B, A:B एंड A:B दोनों सेम रेशियो है। अगर इसे हम कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B एंड A:B, तो क्या हो जाएगा? A में A से मल्टीप्लाई करेंगे A:A:B हो जाएगा, यानी दोनों के एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों के कंसिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका आंसर आ गया A²:B²। लेकिन इसे यहाँ पे कंपाउंड रेशियो है, ये कंपाउंड ही रेशियो, लेकिन इसका यहाँ पे नाम कंपाउंड रेशियो ना हो करके इसे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो कहेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा जी? डुप्लीकेट रेशियो। यानी अगर कोई रेशियो को उसी से कंपाउंड कर दिया जाए उसी रेशियो से, तो वो क्या बन जाता है? डुप्लीकेट रेशियो बन जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको 4:3 का डुप्लीकेट रेशियो पूछा गया है, तो आप क्या कर दीजिए? इसी से इसी का कंपाउंड कर दीजिए, यानी कंपाउंड ऑफ रेशियो टू इटसेल्फ इज नोन एज डुप्लीकेट रेशियो। अगर आप 4:3 को 4:3 से कंपेयर कर दीजिए, कंपाउंड कर दीजिए, कंपेयर नहीं कंपाउंड कर दीजिए, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 4 × 4:3:3 यानी 16:9। या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं तब अब इसे क्या बोला जाएगा? जब सेम रेशियो को उसी रेशियो से अगर हम कंपाउंड कर देंगे तो ये बन गया डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या बन गया? डुप्लीकेट रेशियो। यानी एकदम आसान से तरीका में है, अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछा किसी रेशियो का तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यानी अगर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B पूछेगा तो आप क्या कर दीजिएगा? A²:B²। कैसे? हम क्या बोले थे कि अगर आपके पास कोई रेशियो है तो आप उसी से कंपाउंड कर दीजिए, सेम से कंपाउंड। तो A और A को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A × A, और B को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो B × B, और A²:B² हो गया। यही ना, अगर कोई रेशियो है अगर सेम रेशियो से कंपाउंड कर देंगे तो वो डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। फिर एग्जांपल में अब आप आसानी से बता सकते हैं डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। अगर हम डुप्लीकेट रेशियो अगर 3:4 का पूछते हैं तो आपका आंसर होगा पहला टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर, यानी 9:16। आपका आंसर आ गया 9:16। तो ये तो हो गया डुप्लीकेट रेशियो। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है कि जब एक ही रेशियो को 3 बार लिख करके अगर कंपाउंड कर देते हैं
तो वो ट्रिप्लिकेट रेशियो बन जाता है। जैसे अगर हम ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A/B पूछ दिए, तब आपका आंसर क्या आएगा कि एक ही रेशियो को आप 3 बार लिख दीजिए। सेम रेशियो को कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। और इनका कंपाउंड निकाल दीजिए, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो निकालिएगा तो क्या, तीनों के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई, ए तो A³ हो जाएगा, और तीनों के सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A/B³ हो जाएगा। यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A/B पूछता है तो आप लिखिएगा A³ क्लियर। अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A/B अगर पूछता है तो आपका आंसर होगा A³/B³ क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फाइंड ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3। अगर 2:3 का हम लोग ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है तो आपको करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, पहला टर्म का क्यूब कीजिए और फिर दूसरे टर्म का भी क्यूब कर दीजिए। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27। यही 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो है। यानी हमने किया क्या कि 2/3 एक ही रेशियो को 3 बार लिख करके और अगर हम कंपाउंड कर देते हैं तो वो ट्रिप्लिकेट रेशियो बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रिप्लिकेट रेशियो बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो का। सब डुप्लीकेट रेशियो क्लियर। अब हम लोग बात क्या करते हैं? सब डुप्लीकेट रेशियो का। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है कि अगर किसी रेशियो का सब डुप्लीकेट आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। यानी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B इक्वल टू √A/√B। यानी अगर किसी रेशियो का सब डुप्लीकेट पूछा जाए तब आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए और जो रेशियो आएगा वही आपका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। जैसे एग्जाम्पल, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:25। 4:25 का क्या निकालना है? सब डुप्लीकेट रेशियो। तो आपको क्या बोला गया? पहला टर्म को भी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और दूसरे वाले टर्म का भी स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो 4 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। यानी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:25 पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 2:5 होगा। इसी तरीके से सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि अगर कोई रेशियो दिया हुआ है तो उसका क्यूब रूट निकाल दीजिएगा तो वो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है? ऑफ A/B। एक रेशियो है A/B। अगर इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालना है तो A का भी क्यूब रूट कर दीजिए, B का भी क्यूब रूट कर दीजिए। क्लियर। जैसे फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। 8:27। तो आपको करना क्या होगा? 8 का क्यूब रूट निकाल दीजिए, 27 का भी क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा और 27 का 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये क्या बन गया? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब आइए
अब हम लोग तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े टाइप्स में, अगर हम रेशियो की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें रेशियो की, या टाइप्स बोल सकते हैं, तो हमने पहले पढ़ा इनवर्स रेशियो, फिर हमने पढ़ा ग्रेटर इनइक्वालिटी, फिर लेस इनइक्वालिटी, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। इन्वर्स, अगर A:B का इन्वर्स बोलते हैं तो क्या आता है, B: ये आ जाता है। इन्वर्स अगर हम A:B का इन्वर्स देखते हैं तो क्या आएगा, B:A आ जाएगा। ग्रेटर इनइक्वालिटी कब होगी, जब आपका कोई रेशियो है A:B और अगर A बड़ा है, A इज ग्रेटर देन B, देन ग्रेटर इनइक्वालिटी। और लेस इनइक्वालिटी का मतलब क्या, जब A:B आपके पास एक रेशियो है जहाँ पे A से बड़ा B है, अगर सेकेंड टर्म बड़ा है तो लेस इनइक्वालिटी, अगर फर्स्ट टर्म बड़ा है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी। और कंपाउंड रेशियो क्या है, अगर A:B एंड C:D दो रेशियो है तो फर्स्ट टर्म AC:, अगर हम BD लिखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर हम डुप्लीकेट A और B का पूछते हैं तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी जो रेशियो है उसी से उसका कंपाउंड कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा जी, वो डुप्लीकेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हम लोग 6 नंबर सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। आपके पास अगर एक रेशियो है और उसका सब डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं तो उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, उसका क्या निकाल दीजिएगा, स्क्वायर रूट। और ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है, अगर आपके पास कोई रेशियो है तो अगर इसका ट्रिप्लिकेट निकालना है तो AQ:B, यानी उसका क्यूब कर दीजिए। और अगर आपको सब ट्रिप्लिकेट निकालना है तो आप क्या कीजिए, A:B का सब ट्रिप्लिकेट निकालना चाहते हैं तो क्यूब रूट निकाल दीजिए, A का भी और B का भी आप क्यूब रूट फाइंड कर लीजिए। अब अगर कोई रेशियो दिया हुआ है और रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इंटीजर में लिख सकते हैं तो वो कमेंसुरेबल रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, कमेंसुरेबल। और अगर जिसको इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो अनकमेंसुरेबल कहलाता है। आइए इसे हम लोग बात करते हैं। अगर हम एक रेशियो दिए 4:16 तो आप 2:4 लिख सकते हैं या 1:2, तो आप इसके इंटीजर के फॉर्म में लिख दिए, रेशियो था। अगर हम यही रेशियो दे दिए 3:5, अब आप इसे इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये कमेंसुरेबल रेशियो हो गया और ये नॉन कमेंसुरेबल रेशियो हो गया। क्लियर, कमेंसुरेबल हो गया और ये नॉन कमेंसुरेबल हो गया। क्लियर। अब आइए अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए रेशियो का हम लोग डिवीज़न में भी यूज़ करते हैं। जैसे अकाउंटेंसी जब आप लोग पार्टनरशिप पढ़े होंगे तो उसमें किसी अमाउंट को जो प्रॉफिट होता था उसको एक रेशियो में डिवाइड कर देते थे। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और जितना भी एडिशनल क्वेश्चन है वो भी करेंगे। प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनके भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर का जो वेटेज है करीब अभी 4-5 पहले अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर में से क्वेश्चन आया ही आया है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक प्रॉपर्टी है कि इफ अ क्वांटिटी
क्वांटिटी इज इंक्रीजेज या डिक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ A:B। अगर कोई क्वांटिटी को, इफ अ क्वांटिटी इज इंक्रीजेज, या तो बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, तो एक रेशियो में बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो न्यू क्वांटिटी क्या होगा, यानी यही फार्मूला है। न्यू क्वांटिटी कैसे निकालिएगा, न्यू क्वांटिटी क्या होगा। जैसे आपको न्यू क्वांटिटी के लिए करना क्या है, किस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा होगा, नहीं तो डिक्रीज हो रहा होगा। तो इस रेशियो में जो भी रेशियो आपको दिया हुआ रहेगा उसको इन्वर्स लिख दीजिएगा। जैसे A:B लिखा हुआ है तो आप फ्रैक्शन क्या लिखिएगा, A/B लिखिएगा। इसको जब इन्वर्स कर दीजिएगा तो ये B/A हो जाएगा। तो आपको पहले इन्वर्स कर देना है, जो सेकंड टर्म है ऊपर में लिखना है, जो फर्स्ट टर्म इनटू जो भी आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी था उससे मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्लियर। यानी न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए आपको जो भी रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड वाले को ऊपर लिखना है, अब फर्स्ट टर्म को नीचे लिखना है, ये हर केस में इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी कर देना है। अब जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इफ द ओरिजिनल सैलरी या द ओरिजिनल सैलरी ऑफ मोहन इज ₹1000। द ओरिजिनल सैलरी ऑफ मोहन इज ₹1000 इफ इट increased as 2:3। यदि इफ इट इंक्रीजेज एज 2:3, फाइंड न्यू सैलरी, फाइंड हिज न्यू सैलरी। चलिए, ओरिजिनल सैलरी क्या है जी, ये क्वांटिटी क्या है, तो सैलरी है। इस एग्जाम्पल में क्वांटिटी जो यहाँ लिखवाए हैं वो उसका सैलरी है। ओरिजिनल क्या है, 1000 मोहन को अभी सैलरी मिल रहा है ओरिजिनल, और इसका सैलरी इंक्रीज कर गया है 2:3 से। अब देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज क्या दोनों हो सकता है, हो सकता है दोनों, लेकिन अगर पहला टर्म स्मॉलर है सेकेंड टर्म से, यानी कौन सा इनइक्वालिटी हुआ, लेस इनइक्वालिटी। इसका मतलब है कि सैलरी इंक्रीज किया है, यानी जो सैलरी ₹2 था वो सैलरी ₹3 हो गया, यानी हर ₹2 में ₹1 इंक्रीमेंट हो गया। तो उसका न्यू सैलरी क्या होगा। तो अभी अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो न्यू सैलरी का क्या फार्मूला बताए थे, न्यू क्वांटिटी। तो न्यू सैलरी इक्वल टू जो भी रेशियो दिया हुआ है उसका इन्वर्स लिख दीजिए, यानी 3/2 लिख दीजिए। क्लियर। इसको ऊपर में लिख दीजिए, इसको नीचे, इनटू जो भी आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल सैलरी थे उसको लिख दीजिए और डिवाइड कीजिए। तो 500 टाइम, यानी 3 × 500 कितना हो जाएगा, 1500। यानी जहाँ उसे 1000 मिल रहा था वहाँ उसका सैलरी बढ़ के 1500 हो गया। क्लियर। फिर से समझिए, देखिए, मोहन का ओरिजिनल सैलरी 1000 रुपीज़ है और उसका इंक्रीज़ किया। अच्छा, अगर ये हम बोलते कि वो उसका सैलरी 500 रुपया से इंक्रीज़ किया तो न्यू सैलरी बताइए, तो उसके सैलरी में सिर्फ ऐड करना होता है। हम लोग 1000 में 500 को ऐड करके 1500 फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट अमाउंट न दे करके बोला कि इफ़ इट इंक्रीज्ड एज 2:3, मतलब इंक्रीमेंट हुआ लेकिन एक रेशियो में इंक्रीमेंट बता दिया है, अमाउंट नहीं बताया, इंक्रीज्ड एज 2:3। तो फाइंड हिज न्यू सैलरी, तो उसका नया सैलरी क्या होगा। क्लियर। तो हमको करना क्या है, फिर से फार्मूला बताएंगे। न्यू क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी सैलरी है तो न्यू सैलरी बराबर जो सेकेंड टर्म है उसको ऊपर में लिख दीजिए और जो फर्स्ट टर्म है उसे नीचे, इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी। तो आपका निकल गया। अब यही हम क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं।
अब इंक्रीज की जगह हम लोग रिड्यूस या डिक्रीज कर देते हैं। इफ इट डिक्रीजेज एज हम डिक्रीज कर देते हैं 5:3 कर देते हैं, 5:3। क्लियर। अब देखिए जब फर्स्ट टर्म बड़ा है तो वो ग्रेटर इनइक्वालिटी होगा। क्या होगा? ग्रेटर इनइक्वालिटी। अब बोला कि ओरिजिनल सैलरी मोहन का 1000 रुपीज़ है और उसे डिक्रीज कर दिया गया 5:3 में। अगर पहला वाला टर्म बड़ा है, फर्स्ट टर्म, तो वो जरूर डिक्रीज हो रहा है। तो फाइंड हिज न्यू सैलरी, उसका नया सैलरी क्या होगा। क्लियर। उसका नया सैलरी क्या होगा। अब देखिए यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्योंकि पहला वाला टर्म बड़ा है। अगर पहला वाला टर्म बड़ा है तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन हम कैसे निकालेंगे, उसका नया सैलरी क्या होगा। तो देखिए हमने बोला था कि जो सेकेंड टर्म है उसको ऊपर में लिखिए और जो फर्स्ट टर्म है नीचे लिखिए, इनटू ओरिजिनल सैलरी लिख दीजिए। तो ये कितने बार में? 200, यानी इसका न्यू सैलरी 600 रुपया हो गया। जहाँ 1000 मिल रहा था वहाँ 600, यानी इसका मतलब हुआ कि हर 5 रुपया में 2 रुपया का रिडक्शन होकर के 3 रुपया उसका नया सैलरी, यानी जो 5 रुपया पहले सैलरी था वो 3 रुपया में कन्वर्ट हो गया। तो जो 1000 सैलरी है वो 600 रुपया में कन्वर्ट हो गया। हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे रेशियो का समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।